नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगे रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में 3.5 साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या करने के बाद उसके शव को ट्रॉली बैग में रखकर फेंकने वाली कातिल मां को पुलिस ने प्रेमी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसको सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको हम घटना बता देते हैं। शनिवार की सुबह मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग शास्त्री पथ में एक रेड कलर की ट्रॉली बैग के अंदर से एक मासूम बच्ची का शव बरामद किया गया था। इस घटना के बाद से पुलिस के साथ साथ आम लोग भी सहम गए थे। घटना के बाद से ही बच्ची की मां काजल फरार हो गई थी। एसएसपी ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व मिठनपुरा थानेदार राम इकबाल प्रसाद और एडिशनल एसएचओ रामकृष्ण परमहंस कर रहे थे। पुलिस एवं परिवार वाले को पहले से ही आशंका थी कि बच्ची के मां के द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। पुलिस लगातार काजल का मोबाइल ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मीनापुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के मुर्गिया चक के एक घर में काजल छुपकर रह रही है। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। उसे थाने लाकर जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शादीशुदा काजल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी। वह रहती तो थी अपने पति के साथ, लेकिन उसका दिल प्रेमी के लिए धड़कता था। वह हर वक्त उससे बात करती थी। पति को छोड़कर वह प्रेमी के साथ अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कहा कि हम तुमको तो रख लेंगे, लेकिन बच्ची को नहीं रखेंगे। इस बात पर काजल ने कहा कि ठीक है, हम लोगों के साथ बच्ची नहीं रहेगी। तभी काजल ने 22 तारीख की रात टेलीविज़न का रियलिटी शो क्राइम पेट्रोल देखकर अपनी बेटी की हत्या की पूरी प्लानिंग कर दी। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद जैसे ही उसने अपनी टीवी को बंद किया, इसी दौरान उसकी बेटी 3.5 साल की मिष्टी मंदिर वाले रूम में मौत से बेखबर सोई हुई थी। तभी काजल ने भगवान के सामने ही सोए अवस्था में सब्जी काटने वाले चाकू से मिष्टी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। फिर शव को ट्रॉली बैग में रखकर घर के पीछे कचरा में फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मां काजल ने बताया कि वो 2 साल पहले बाबा धाम में अपने प्रेमी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों में प्यार हो गया और दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है और डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली एफएसएल को बुलाया गया और एफएसएल ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की मां है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के ये चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ़ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सकें। लेकिन एफएसएल के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा
जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और बेसिन वॉश बेसिन से भी हम लोग को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कहाँ अकेले मर्डर की थी? ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी एक दो ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें सेम इस तरह का मैटर था, तो उसी से प्रभावित होकर के और इसको वो आइडिया आया था कि गला काट करके और इसमें जो बैग है बैग में डाल देंगे ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? गिरफ्तारी इसकी रामपुर अली थाना से की गई। लड़का से कब से अटैचमेंट था, इसका कुछ पूछता था? ये पिछले 1 साल से लड़के के साथ में इसका अटैचमेंट था। किसको? प्रेमी का भी डिटेन नहीं किया है क्योंकि प्रेमी की हमें अभी तक भूमिका इसमें मारने में भूमिका नहीं रही है। प्रेमी के साथ में इसका ये दोनों रिलेशन में थे, लेकिन इसने स्वीकार किया है कि ये खुद ही क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर के इसने मर्डर किया, ना कि प्रेमी की बातों में आकर के। प्रेमी के घर पर आना जाना भी था? अभी तक ये चीज़ हम लोग जांच कर रहे हैं, इसने अभी बात स्वीकार नहीं की है। कुछ रिकवर्स भी है सर, चाकू वगैरह? चाकू हम लोगों ने रिकवर किया है और रूम से और पूरे फ्लैट से हम लोगों ने जगह जगह से ब्लड स्पॉट्स को और अलग अलग सैंपल्स को भी हम लोगों ने रिकवर किया। नशे के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक के साथ 8 कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। यह कार्रवाई अहियापुर और सदर थाना इलाके से की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि यह सभी कारोबारी अलग अलग इलाकों में घूमकर नशे का कारोबार करते थे, जिसमें महिला भी शामिल है। महिला के द्वारा घर से ही स्मैक की डीलिंग की जाती थी। पुलिस ने इन सभी के पास से भारी मात्रा में स्मैक और 28,000 कैश बरामद किया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इनमें से कई ऐसे कारोबारी हैं जो हाल ही में जेल से छूटने के बाद फिर से स्मैक की तस्करी करने लगे थे। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पहले भी हम लोगों ने बड़े स्केल पे पूरे नगर क्षेत्र में अभियान चलाया था। कल भी हम लोगों ने अभियान चलाया था जिसमें जो पहले से पूर्व के जो एनडीपीएस के केसेस में जेल गए हुए लोग हैं, जो जेल से छूटे हैं या फिर जो वर्तमान में जिनके ऊपर सूचना थी, उन सब लोगों पे हम लोग रैकी किए और रैकी करने के बाद हम लोगों ने अहियापुर क्षेत्र से और सदर क्षेत्र से 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें से अहियापुर क्षेत्र में जगदम्बा नगर बैरिया के पास से हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें 1 महिला है और 5 पुरुष हैं। इनके पास से हमको लगभग 96 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद किया है हम लोगों ने। लगभग 28,000 रुपये और 4 फ़ोन हम लोगों ने रिकवर किए हैं। ऐसे ही सदर क्षेत्र में भी पुराने केसेस में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और नए केस में भी एक व्यक्ति का गांजे के साथ में गिरफ्तारी किया है और ये अभियान हम लोग आगे भी चलता रहेगा। टोटल कितनी गिरफ्तारी है? टोटल 8 गिरफ्तारियाँ हैं। कहाँ से लोग ऑपरेट कर देते हैं, कहाँ से स्नैक वगैरह मंगवाते हैं, कुछ पता चल पाया? ये ज़्यादातर सब वो हैं जो रिटेलर वाला काम करते हैं और जो बड़े कारोबारी हैं, जिन जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक ब्रह्मपुरा क्षेत्र से एक व्यक्ति को जेल भेजा था जो 5 किलो चरस लेके आ रहा था रक्सौल से। इसी तरह से हम लोगों ने एक महिला को जेल भेजा था सिकंदरपुर से। तो ये सब लोग जा करके और इन सब लोगों को बेचने का काम करते थे। इन लोगों को कुछ आपराधिक इतिहास भी तो वो हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चहलुम को लेकर शहर के कमरा मोहल्ला स्थित नवाब तकी खान इमामबाड़ा परिसर में रविवार रात आग मातम किया गया। शाम से ही आग मातम के लिए शोले सुलगाए गए थे। रात में हुए हुसैन की सदा लगाते हुए दर्जनों बच्चे, बूढ़े और जवान दहकते अंगारे से नंगे पांव गुजर गए। इससे पहले मौलानाओं ने इमामबाड़ा में आग मातम की मजलिस को खिताब किया। बताया कि करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद करने के बाद जालिम यजीद की फौज ने खेमों में आग लगा दिया था। रसूल की नवासियों और इमाम हुसैन के परिवार की पर्दानशी ख्वातीन खेमों के आग के शोले पर नंगे पांव चलने को मजबूर हुई। इसी याद में अज़ादार आग मातम पेश कर गम मनाते हैं।
अपने नाना के हमरा पहुँचा, कष्ट में छोड़ कर माँ को तन्हा, अपने नाना के हमरा पहुँचा, कष्ट में। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन ने उस वक्त सबसे बड़े जालिम यजीद के ख़िलाफ़ कुर्बानी दी, तो उस कुर्बानी देने में जो मुश्किलात सामने आए, क्योंकि जो कुर्बानी दी इमाम हुसैन ने, वो यजीद जो एक बहुत क्रूर शासक था, जो मोहम्मद साहब के ज़रिए जो इस्लाम फैलाया गया तो उस इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। इस्लाम की बुनियादी चीज़ ये है कि तुम किसी पर जुल्म नहीं कर सकते हो। अगर तुम जुल्म करोगे तो जुल्म करने के बाद तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है, तुम्हारा हज कबूल नहीं है। लेकिन यजीद जो है वो जुल्म के साथ लोगों पर कब्जा किया था, डिक्टेटर था। तो इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नवासे थे वो खड़े हुए, तो जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने में आप जानते हैं कि दुनिया में क्या होता है। जैसे अभी फ़िलिस्तीन में हो रहा है, किस तरह सैंक्शन लगा दिया, बच्चों को मार रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, घर गिरा दे रहे हैं। तो ऐसे ही उस यजीद जो है जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के घर को जला रहा था, लोगों को कैद में डाल रहा था, मार रहा था। तो इमाम हुसैन के साथ भी उससे वही किया जब उससे जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए। तो पानी बंद किया, खाना बंद किया, उसके बाद उसने जो है वो सख्ती की। तो उस दिन जो करबला की जो ज़मीन थी वो आग की तरह तप रही थी। तो हम लोग जो इमाम हुसैन इस्लाम के साथ जो कुछ हुआ, हम लोग इसलिए कर रहे हैं बताने के लिए। हम कल नहीं थे, लेकिन अगर हम भी होते तो हम जो है वो उस ज़मीन के ऊपर रहते, हम उस पर रह के आपके साथ देके से जंग करते। हम आपको जो सताया गया तो हम भी जो है ऐसे मुसीबत में आपके साथ खड़े होते। जैसे अभी हम लोग भूखे प्यासे रह के चाहते हैं कि इमाम हुसैन की साथ जो कुछ हुआ वो याद करें। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मातम, ये मजलिस, ये सब इसलिए है ताकि इमाम हुसैन पे की हुई सख्ती को याद करें। और हम भी इस वक्त के जालिम, चाहे वो जालिम कहीं भी हो, समाज में हो, शहर में हो, शहर के बाहर हो, मुल्क के बाहर हो, हम उसके खिलाफ खड़े हो के हिम्मत पैदा करें कि हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इंसानियत भी वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमवार को पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के राधा कृष्ण मंदिर में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण उत्सव मनाए जा रहे हैं। वहीं बोचहां प्रखंड के सरफुद्दीनपुर के श्री राधा कृष्ण ठाकुर मंदिर में 100 वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, जहां नेपाल सहित दूर दराज से लोग यहां दर्शन करने आते हैं। मंदिर प्रांगण पूरी तरह से गुब्बारे, लाइट और फूल माला से सजाए गए हैं, जो भक्तों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रंजीत चौधरी ने बताया कि इस मंदिर में वर्षों से बड़े ही धूमधाम से कृष्ण लला की जन्म उत्सव मनाई जाती है। रात 12 बजते ही जय कन्हैया लाल के नारे गूंज उठते हैं। वहीं इसी दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है, जहां मंदिर कमेटी के सभी सदस्य सहयोग करते हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग करती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात रहती है। राधा कृष्ण ठाकुर मंदिर सरफुद्दीनपुर में वर्षों से मेन फंक्शन ये जन्माष्टमी का ही होता है। भगवान तो सभी हैं, लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत ही धूमधाम से ग्रामीण के द्वारा चंदा करके होता है, जो वर्षों से होते आ रहा है। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, कृष्ण भगवान का झांकी, ये सब होते रहता है। यही है जो जैसे झांकी का प्रोग्राम हुआ और झांकी के बाद जागरण होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण है, मंदिर का सजावट है, डेकोरेशन है, यही सब है। कितने वर्ष से ये तो हम लोग के पूर्वज करते आए हैं। हम लोग तो 30-40 साल से हम लोग करते आए हैं। और मतलब प्रशासन भी मुस्तैद रहती है। हाँ, पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। प्रशासन के लोग रहते हैं, पूरा ड्यूटी में रहते हैं, शांति व्यवस्था कायम रहती है। भीड़ का क्या? भीड़ तो हम लोग का जो मंदिर कमेटी का सदस्य है वो लोग भी भीड़ को शांति से डील करते हैं, बैठाते हैं लोग को। रोड में कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए हमारा पूरा मंदिर कमेटी लगा रहता है, प्लस प्रशासन भी लगी रहती है। मंदिर का खास चीज में क्या खास मंदिर में जो लोग, अब वैष्णो माता का गुफा है,
वो लोग दूर दूर से आते हैं मन्नत मांगने, जो मन्नत मांगते हैं पूरा होता है। आज हमारा समाज इन्हीं के बदौलत चल रहा है, इन्हीं के तुल प्रताप से चल रहा है। भोला बाबा का है, राम जी का है, हनुमान जी का है, माता पार्वती का भी 2 साल पहले स्थापना हुआ है, माता मनसा देवी है, सभी भगवान का यहाँ स्थापना है। 26 अगस्त को, इस बार 26 अगस्त 2024 को बड़े ही धूमधाम से और दूर दूर से लोग आते हैं। भक्त से अपील करेंगे आए, शांति से झांकी को देखे। कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव 12 बजे होता है, वो सुने और उसके बाद प्रसाद लें, शांति प्रिय घर जाए। मुजफ्फरपुर के माली घाट के रहने वाले पारस मणि ई रिक्शा की ड्राइविंग सीट से कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंच गए। इंडिया चैलेंजर्स वीक में जुलाई के फास्टेस्ट 5 के विजेता बने, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ गेम में हिस्सा लेने का मौका मिला। पारस मणि ने बताया कि गेम में हर महीने के अंतिम सप्ताह में इंडिया चैलेंजर्स वीक होता है। इसमें देश भर से 10 प्रतिभागी शामिल थे। अंतिम चरण में फास्टेस्ट 5 हुआ, जिसमें लगातार 5 सवालों का सबसे पहले जवाब देने वाले को विनर घोषित किया जाता है। इसमें वह विनर बनकर हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के साथ बैठे। पारस मणि ने बताया कि उनका सपना था कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने का, लेकिन जब शहंशाह के सामने कुर्सी पर बैठे तो कंफ्यूज हो गए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपने चुटीले अंदाज में माहौल को हल्का किया, तब वह बोल्डली खेल सके। कई राउंड के खेल के बाद महात्मा गांधी से जुड़े सवाल में उलझकर उन्होंने खुद को खेल से अलग कर लिया। 12,50,000 की राशि जीतकर पारस मणि ने गेम से क्विट कर दिया। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बिताए हुए पल को पारस मणि ने डेन न्यूज़ के साथ साझा किया है। मुजफ्फरपुर के माली घाट इलाके के रहने वाले पारस मणि सिंह बेहद साधारण परिवार से आते हैं और ऑटो चलाकर अपना जीवन बसर करते हैं। इनकी 3 बेटियां हैं और ये काफ़ी ज़िंदगी में अपने संघर्ष कर चुके हैं और अब ये लखपति हो चुके हैं। जी हाँ, ये बिग बी से मिल चुके हैं और मुंबई गए थे। इनका सोनी टेलीविज़न पर केबीसी शो आज फ्लैश हो चुका है और लाखों करोड़ों लोग जो है इस शो को देख चुके हैं। मनीष जी खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बिग बी से मिले, कैसा लगा? बिग बी से मिलकर तो ऐसा लगा कि लाइफ ही चेंज हो गया। बहुत ही खुशियाँ आई वहाँ और इतनी खुशी की बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जिसके लिए कहा जाए कि एक तपस्या होती है। वो तपस्या हम लोगों ने किया और अंत में जाकर वहाँ से खुशियाँ मिली और बहुत मज़ा आया। वो 2 दिन 3 दिन हम उनके साथ गुजारे और बहुत ही मज़ेदार उनके साथ शो रहा। कब से ट्राई कर रहे थे केबीसी में जाने का? लगभग 2003-04 से मैं इसमें प्रयास कर रहा था। 3-4 से और अब लक साथ दे दिया आपका? अब लक साथ दे दिया। हालांकि बीच में कई बार हमें कॉल भी आया, मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन अंतिम स्टेज में जाकर वहाँ भी तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि फिर वहाँ से छट जाता था। लेकिन इस बार मुझे बुला लिया गया जब ये नया वीक चालू हुआ, चैलेंजर्स वीक, इंडिया चैलेंजर वीक, उसमें हमको बुलाया गया। फर्स्ट वीक में ही मुझे बुला लिया गया। अच्छा, कॉल आया, किस तरह से बात किया गया, क्या बोला गया, कितना एक्साइटमेंट हो गया जब कॉल आपको आया? जब फर्स्ट बार कॉल आया तो मुझे कहा गया कि आपका इंटरव्यू है, सो आप फलानी, मुझे डेट बढ़िया से याद नहीं आ रहा है वो इंटरव्यू का, उस दिन आपको डेट में तैयार रहना है। फिर उस दिन मुझे कॉल आ गया कि भाई आप रेडी हो जाएं, आपका इंटरव्यू अब शुरू होगा। तो वहाँ से एक इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेके फिर शांत हो गए। 2-3 सप्ताह के बाद एक दिन मैं अपना टोटो लेकर जा रहा था लगभग 2-3 बजे में, तो वहाँ पर हमको एक कॉल आया कि पारस जी आप हैं? हम कहे जी। तो मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, क्या आपसे बात करने की ये सही समय है? तो मैं बोला कि सर मैं तो अभी अपना टोटो चला रहा हूँ, तो कितनी देर में मैं आपसे बात करूं? तो मैं बोला कि आप 5 बजे के बाद हमसे बात करें। तो बोले कि एक काम कीजिए पारस जी कि आपको जब फुर्सत हो तो इस नंबर पर आप ही कॉल बैक कीजिए। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं जब घर आया खुशी से, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही लवरेज था। वहाँ से एक सर थे, उनका कॉल आया कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है और उन्होंने मुझे पूरा शेड्यूल बताया कि 2 तारीख को आपका बम्बई आना है, 3
4, 5, 6 आपको यहाँ रहना है और उसके बाद यहाँ से जाना है। तो इसमें आप फ्री हैं? तो मैं बोला बिल्कुल फ्री हूँ, इतना दिन से खोज रहा था और आज मिल गया तो फ्री हूँ। तो मैं सारा काम बंद कर दूंगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। तो फिर उन्होंने मुझे एश्योर किया कि आप निश्चिंत रहें कि आपको प्लेन टिकट 2 आदमी का और यहाँ का रहने का वो होटल बिंद्रा का उन्होंने ये भेज दिया हमको, जो रिजर्वेशन मेरा था, और फिर जाने आने का प्लेन का खर्च दिया और मैं वहाँ से होकर के आ गया। मैं वहाँ जब गया तो फर्स्ट दिन ही मेरा संयोग से सिलेक्शन भी हो गया, मैं हॉट सीट पर चला गया। तब तो मेरा खुशी और, लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशानियों को झेल चुका हूँ कि वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया, ये पता नहीं मेरे लायक ये जगह था या नहीं। मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन बिग बी मुझे बहुत संभाले। मैं थोड़ा भावुक भी हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत संभाले और उन्होंने जब हिम्मत दिया तो मैं थोड़ा सा बोला भी। चूँकि 2 दिन मेरा शो चला तो दोनों दिन मैं बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर सर्वाइव किया और अच्छा रकम जीता। फिर लौट करके वहाँ से 2 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिल गई, मैं आ गया। क्यूट कर गए जो लास्ट में सवाल पूछा गया था, क्या उसके बारे में जानकारी नहीं? क्योंकि क्या है कि पढ़ाई लिखाई से 25 साल से मेरा ये, अब सोचिए 2095 में, ये 1995 में मैं कर लिया था ऑनर्स, और उसके बाद फिर अपने जीवन मर्रा में भिड़ गया था और इच्छा थी कि डिफेंस में जाऊं, लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो थोड़ा सा अपने प्रति फ्रस्ट्रेशन भी थी, लेकिन ये एक ऐसा मंच मुझे मिला कि मैं सोचा कि नहीं, प्रयास किया जाए। तो मैं बड़ी ईमानदारी और श्रद्धापूर्वक, कहा जाए कि डिसिप्लिन के साथ केबीसी खेलता था और मुझे सफलता मिली। इसके लिए मुझे मेरे पिताजी कहा करते थे कि कोई भी काम अगर सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन को ध्यान में रखकर अगर करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। और आज उनकी बात बिल्कुल सही में निकली और मैं वहाँ। एक चीज़ बताइए, 12,50,000 आप जीते हैं कुल अमाउंट, 3 बेटियां हैं आपकी, पैसों का क्या करेंगे? कुछ बिजनेस में लगाना है, बेटिया का शादी करना है या पढ़ाई करना है, क्या करेंगे? सर, सबसे पहली चुनौती तो थी मेरा स्वास्थ्य। जो आप जब शो देखेंगे तो उसमें बिग बी ने मुझे उसके लिए एश्योर कर दिया कि आपके स्वास्थ्य का जो भी खर्च है वो मैं अपनी तरफ से करूंगा। वो लगभग 22 से 25 लाख का खर्च होता है, जो वहाँ लीलावती हॉस्पिटल में एक प्रोटोन थेरेपी आया है जिससे कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये करवाऊँगा, तो मैं उससे तो निश्चित हो गया। उसके बाद सेकेंड मेरी लायबिलिटी थी मेरी तीनों बेटियों की पढ़ाई। मैं शादी के लिए सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अगर पढ़ लिख के बच्चा कुछ कर लेता है तो उसके शादी के लिए सोचना आपका काम नहीं है, फिर उसके बाद ऊपर वाले सोच लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग इंसान बने। मेरी बेटियाँ पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, तो इस सब में पैसे खर्च होंगे तो ये पैसे इनके लिए अमानत रहेंगे और मेरा सहयोग मिलेगा उसमें। हमेशा अमिताभ बच्चन को पर्दे पर देखते हैं, पहली बार सामने से देखें, कैसे लगे? अमिताभ बच्चन तो सर सुनने में आया है कि कहीं कहीं उनका मोम का पुतला बन गया है। तो मुझे लगता था कि इंसान का और पुतला बन गया, पूजा हो रहा है, लेकिन वाकई जब उनसे मिला सर तो लगा कि इनका पुतला क्या, इनका तो मंदिर बनना चाहिए। मतलब उनसे बात करने से मात्र से ही मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मतलब इतनी हिम्मत वो देते हैं, उनकी एक एक बात ऐसी होती है कि आपको एकदम लवरेज कर देंगे उत्साह से, और उसके अंदर में वो मतलब उनको देख करके शब्द में बयान नहीं किया जा सकता कैसा फीलिंग है। बहुत ही गजब के महानायक हैं और हम लोगों को लगता था कि महानायक कैसा होता है, लेकिन देखा है कि कविता भी आपने सुनाया था, कौन सा? जी हाँ, मुझे उनसे बात हुई तो वो बोले कि आप कविता भी करते हैं। हमके जी, तो बोले क्या कोई कविता आप सुना सकते हैं? तो मैं एक बार, मेरी आदत है कि जब मैं तन्हाई में रहता हूँ तो कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। तो मैं अपने स्वास्थ्य इलाज में कभी गया था, वहाँ CMC भेलौर, तो वहाँ मेरे फादर इन लॉ और मेरे भैया मेरे साथ थे। तो उस समय मेरी कागज़ और मेरा कलम बहुत मेरा सहयोग दिया था। मैं वहीं पर एक कविता लिखा था, उस कविता का नाम ही था अद्भुत टमटम। तो मैंने उस अद्भुत टमटम को उनको गाकर सुनाया, आपको भी सुना देंगे। इस जीवन का क्या भरोसा, सबको ये बतलाता जाए, ऊपर नीचे ऊबर खावर सब पर राह बनाता जाए।
टप रप टप रप टप रप टप रप टप रप टम टम बरता जाए। जन्म से चलना शुरू किया है, मौत ही आखिरी मंजिल है। बीच में मिलते ढेर चौराहे, सोच चलो जहाँ चलनी है। जैसी करनी वैसी भरनी, बात तो बिल्कुल सच्ची है। अच्छी कर लो अपनी करनी, राह तेरी अभी अच्छी है। यहाँ बहुत खूबसूरत कविता आपने सुनाया है और मिसिस भी गई थी आपके साथ में। जी जी। उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। साथ में गई थी आप? जी। किस नाम से संबोधित किया था? नाम क्या है? अंशु सिंह। अच्छा, क्या हुआ वहाँ गई तो? क्या वहाँ जाने के बाद क्या बताए, वहाँ तो इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वहाँ हो क्या रहा है। एक बार तो इन्होंने नहीं गया, दूसरे बार इनका नाम अनाउंस हो गया, थोड़ा सा कान भी बज रहा था वहाँ पे, सोचे क्या हो रहा है, तब देखते हैं कि नहीं ये तो सच में है। उसके बाद वो टॉप लगा था सपना देख रहे हैं? वही हमको तो समझ में नहीं आया, इतना जल्दी जल्दी हर चीज़ वहाँ हो रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद इनका नाम अनाउंस हुआ तो चलो मैं तो और हार्ट बीट बढ़ गया। उसके बाद हुआ कि ना टॉप 5 खेला जाएगा। अब क्या होगा, अब तो पूरा टीवी पे आ गए हैं, पता नहीं मुजफ्फरपुर क्या लेके जाएंगे यहाँ से। तो लेकिन टॉप 5 में इनका ऐसा सिलेक्शन हुआ, आगे वाले को 0 पे आउट कर दिए तो सीधा हॉट सीट पे चले गया। उसके बाद तो क्या ही बताएं। और भी कोई बात आपसे हुई होगी? हाँ हुई ना, वो इनको एक जो अति कल्याण का दिए हैं, वो हमको गिफ्ट दिए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो हमको देने के लिए। तो वो कहाँ है मगवा? और ये देख सकते हैं आप, कल्याण ज्वेलर्स का जो गोल्ड है उनको दिया गया है। अमिताभ कर लीजिए आपने इसको, बिग बी ने दिया है ना? हाँ। अच्छा, ये उन्होंने दिया है अपने हाथ से। तो प्राउड फील कर रही होंगे? बहुत ज़्यादा। पति पे प्राउड है? इन पे तो पहले भी था, अब कुछ ज़्यादा। तो अब लव मैरिज शादी की है अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी तो वैसे अरेंज मैरिज है। लेकिन क्या बताएं। तो आप सुन रहे थे जिन्होंने केबीसी में 12,50,000 रुपये का अमाउंट जीता है और अब मुजफ्फरपुर आ चुके हैं। इन्होंने सारी बातों को बताया कि केबीसी का सफ़र कैसा रहा, उन पैसों का क्या यूज़ करेंगे, उन सारी बातों को इन्होंने बताया। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। आए दिन मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। डेंगू से बचने के लिए सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि घर के अगल बगल पानी न जमा होने दे। इस तरह की बातें बताई जाती है, क्योंकि जमा और गंदा पानी में डेंगू पनपते हैं और लोगों को बीमार कर देते हैं। इस बीमारी से जान जाने की भी डर बनी रहती है। ताज़ा दृश्य सदर अस्पताल परिसर के मुख्य सड़क का है, जहां बगल में ही मरीजों के रहने के लिए पुरुष और महिला वार्ड बने हुए हैं। मरीज वार्ड में बने बेड पर आराम से अनभिज्ञ रहते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डेंगू के मरीजों को भी इन्हीं वार्डों में रखा जाता है, जहां सड़क पर नाले का पानी जमा रहता है और काई भी लगी रहती है। लोगों का आना जाना भी इन्हीं सड़कों के माध्यम से होता है। इस सड़क पर जो पानी देख रहे हैं वो हमेशा आपको नजर आएंगे, क्योंकि शौचालय और कल सड़क किनारे ही बना हुआ है। बारिश तो अभी बहाना है, लेकिन सड़क और नाले का हाल वर्षों से ऐसा ही है। इस मामले में सदर अस्पताल की पूरी तरह से लापरवाही देखने को मिलती है। पिछले दिनों रोगी कल्याण समिति की बैठक में यह मुख्य मुद्दा था। BMICL जो मेडिकल डिपार्टमेंट का भवन निर्माण विभाग है, उसको कहा गया है। हम समझते हैं कि इस पर भी त्वरित कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये आगे आने वाले दिनों में जल जमाव नहीं रहेगा। सर, एक तरफ जागरूकता फैलाई जा रही है डेंगू को लेकर, मगर जो हिसाब से यहाँ का अस्पताल का स्थिति नहीं, हम लोग इसमें छिड़काव करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बने नेत्र शैल्य परिसर के OT का निरीक्षण करने पहुंचे अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि 10 साल से बंद आंख का ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। 15 सितंबर से पहले आंख का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। OT का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। 3 दिन डेमो OT चलाया जाएगा, फिर इन्फेक्शन की समस्या को देखते हुए संतुष्ट होने पर ही इसको चालू किया जाएगा। समय लगेगा, लेकिन इन सब के बीच हम लोगों का लक्ष्य 15 सितंबर है, उसके पहले इसको चालू कर दिया जाएगा। मरीजों को यहाँ मुफ्त चिकित्सा और ऑपरेशन की सेवा दी जाएगी, जिसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मरीजों का स्क्रीनिंग शुरू हो चुका है, मरीज भी आने लगे हैं। IOT शुरू करनी है
पिछले 10 साल से सदर अस्पताल में जो नेत्र शल्यक्रिया मोतियाबिंद के ऑपरेशन बंद थे, सारी ज़रूरतें पूर्ण होने के बाद 3 दिन हम डेमो ओटी चलाएंगे और सब चीज़ परफेक्ट पाने के बाद जो रियल ओटी है ऑपरेशन मोतियाबिंद का शुरू हो जाएगा। और पहले इस चीज़ को लेकर कहा गया था कि ऑपरेशन वगैरह शुरू हो जाएगा मोतियाबिंद बनवाने का। तैयारी करनी पड़ती है, समय लगता है, बहुत से पैरामीटर्स को देखना होता है, तो एक एक पैरामीटर्स को चेक करते हुए हम लोग जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अब फर्दर कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, जितने भी स्टाफ हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं, जितने भी सामान है वो आ चुका है, तभी तो इसमें समय लगता है। कब तक शुरू हो जाएगा? 15 सितंबर से पहले ओटी शुरू हो जाएगा और हम लोगों ने मरीज़ का स्क्रीनिंग शुरू कर दिया है और उनका जो है सो डेट देना शुरू हो गया है। क्या कुछ लाभ मिलेगा? यहाँ पर पूरे आँख का ऑपरेशन पूर्णतः फ्री होंगे, सारी चीज़ें सरकार के द्वारा दी जाएंगी। सोमवार को मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में श्री हरि कृपा सेवा एवं सत्संग समिति ट्रस्ट के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण जी की चर्चा करते हुए दिग्विजय नारायण सिंह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन मथुरा में कंस के कारागार में वासुदेव जी एवं देवकी जी के समक्ष प्राकट्य हुए थे। वासुदेव जी कंस के भाई से भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र गोकुल में नंद राय के घर पहुंचा और वहां से यशोदा के समक्ष प्राकट्य कन्या को लेकर देवकी के पास रख दिया। साथ ही कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। मौके पर मोहन प्रसाद सिन्हा, रणवीर अभिमन्यु सहित कई लोग मौजूद रहे। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव हम सब मना रहे हैं और पूरा विश्व भगवान श्री कृष्ण के आज जन्मोत्सव के आनंद में झूम रहा है। सब लोग हर मठ मंदिर घर में भगवान को लोग याद कर रहे हैं। आज ही के दिन भगवान महीना भाद्रपद के अष्टमी को प्रकट हुए थे मथुरा में और जन्म प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीला के राक्षसों का वध किया। फिर महाभारत में अर्जुन को निमित्त बना करके और हम सबों के लिए गीता का उपदेश दिया, जो आज भी गीता हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और भगवान इस धराधाम पर से अत्याचार मिटा करके और फिर शांति स्थापित किया। इसलिए हम सब प्रतिवर्ष भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण की एक वाक्य आज हम सब के लिए प्रेरणादायक है। हम सब हरि कृपा सेवा एवं सत्संग समिति ट्रस्ट और नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हम सब यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मुजफ्फरपुर के चंदवारा नवाब रोड में रविवार को AIMIM की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव और तिरहुत स्नातक चुनाव पर महत्वपूर्ण चर्चा किया गया। बैठक का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजरुल हसन ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को AIMIM का सदस्यता दिलाना पार्टी का लक्ष्य होगा, जिसके साथ ही पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव एवं तिरहुत स्नातक चुनाव में अपना प्रत्याशी मजबूती के साथ उतारेगी। मौके पर तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये आने वाला जो अब तिरहुत स्नातक चुनाव जो उपचुनाव होने वाला है, देवेश चंद्र ठाकुर जी अब सांसद हो गए तो उनकी जगह नया प्रत्याशी और नई चुनाव होगा, उसको लेकर के और आने वाला 2025 संभवतः 25, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पूरे इलाके में घूम रहे हैं तो चुनाव लगता है कि कभी भी हो सकता है। तो जो आपके 11 विधानसभा हैं यहाँ मुजफ्फरपुर जिला के 11 जगह से हमारे मजबूत प्रत्याशी अगले 1.5 से 2 महीना में हम उनको डिक्लेयर कर देंगे और अभी से चुनाव की हम तैयारी करेंगे। इस तरीके का सवाल आपने किया था कि हमारे अच्छे वोट होने के बावजूद हम अपने वोट को EVM तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि संगठित हम नहीं। हमारी पार्टी सीमांचल के इलाके में बहुत मजबूत थी और आज भी है। पहली बार कोई पार्टी 5 विधानसभा सीट लेकर के आई थी MIM और एक तहलका मचाया था पूरे देश में।
वही नई पार्टी और 5 विधायक। तो निश्चित रूप से इस बार लक्ष्य है कि 50 विधायक MIM के हों और सरकार में अहम भूमिका में हम लोग भाग लें और लगभग हर सीट पे हम लोग अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। तिरहुत प्रमंडल में 48 विधानसभा सीट हैं, उसके लिए हम लोग मजबूत प्रत्याशी का चयन करेंगे। संभावित उम्मीदवार को अगले 1.5 से 2 महीना में हम डिक्लेयर करेंगे, फाइनल करेंगे और साथ ही साथ हमारी पार्टी प्रमुख के चुनाव में और पंचायत में मुखिया के चुनाव में भी भाग लेगी। उस समीक्षा बैठक की है, क्या मजबूती नज़र आ रही है सामने अपने नेताओं के? आपके मजबूती जो नज़र आ रही है वो आपके सामने है। हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो आपको देखने को मिल रहा है और आगे और पार्टी मजबूत होगी और सामने जो 2025 का चुनाव है उसमें आपको दिखेगा। अभी पहला जो चुनाव हम लोग लड़े 2024 का लोकसभा, तो आपने कहा कि जितनी आपकी आबादी है उस हिसाब से वोट नहीं मिला। तो पहला चुनाव तो हम लोग लड़े, घर घर MIM पहुंचा, MIM को पूरे ज़िला के लोग जाने। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम लोग मुसलमानों के यहाँ गए, हम लोग मुसलमान के यहाँ, हिंदू के यहाँ, दलित के यहाँ, सारे के यहाँ, मतलब भारतीय, उसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, सारे जगह गए और सारे लोग आज MIM को जान रहे हैं मुजफ्फरपुर में। आगे 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो हम लड़ाई में रहेंगे, आमने सामने रहेंगे और हम पूरे बिहार से 50 से ज़्यादा लड़ाई में रहेंगे। मजबूती तो मिल नहीं रही है, इतनी बड़ी आबादी जिले में आपकी है और मजबूती तो मिल नहीं रही है। आपको मजबूती नहीं ना दिखेगा, इसलिए कि आप इतिहास को देखिए कि 2 होते थे जो है सो सांसद, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक आडवाणी जी। आज जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो है सो आज भी 240 ला करके सबसे बड़ी पार्टी है। वो मजबूती एक दिन में नहीं होता है। जब 80% हिंदुओं की आबादी है, उनका मुद्दा था हिंदू मुसलमान करना, तो उनको कितना ज़माना लगा जो है सो 240 पर पहुंचने पर और जो है 303 पर पहुंचने में। और हम अभी चंद दिनों से बिहार में पहली बार लड़े, 5 जो है सो विधायक हमने दिया यहाँ से और लालू प्रसाद जी ने हमारे जो है सो विधायक को तोड़ने का प्रयास किया, पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कच्चा चना समझा था, हम लोग लोहा के चना साबित हुए। स्थिति है क्या हमारी? मीटिंग किस तरह की है ये, किस उद्देश्य से आज की मीटिंग? जैसे हमने कहा कि संगठन के जो है ये समीक्षा बैठक है, ये आम पब्लिक मीटिंग नहीं है। क्या विधानसभा चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से? हाँ, सुन ली हमारी पार्टी जब है, पिछले दिनों भी आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर ज़िले से हम 2 विधानसभा के इलेक्शन लड़ चुके हैं। हमारे मुकीम भाई बैठे हैं यहाँ, साहिबगंज से इलेक्शन लड़े हैं। उसके अलावा जो है हमारे वो पुर्नी से जो लड़े थे वो मुर्तज़ा अंसारी साहब, तो 2 आदमी तो हम 2 जगह से इलेक्शन पहले लड़े हैं। उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो अंसार साहब ने इलेक्शन लड़ा है, तो हम इलेक्शन लड़े हैं। आइंदा भी जब इलेक्शन होगा, जब भी होगा, इस साल हो अगले साल हो, तो नेचुरली हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। हम उसी के सिलसिले में मीटिंग में ये भी फैसला करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से विधानसभा हमारे मजबूत हैं, जहाँ संगठन अच्छा है, जहाँ पर हम कैंडिडेट दे सकते हैं और जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र द्वारा अपन पाठशाला मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में भारत विभाजन विभीषिका स्मृति पर आधारित 12 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह का उद्घाटन संयुक्त रूप से उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, डॉक्टर रमेश केजरीवाल, पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार और पर्यावरणविद सुरेश कुमार गुप्ता समेत सभी अतिथियों ने किया। कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार ने कहा कि विभाजन के दौरान हुई हिंसा में लगभग 5 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोगों का परिवार बेघर हो गया, रिफ्यूजी बनकर जीने को मजबूर हो गए। इन्हीं सब बातों को बच्चे जाने, इसी को लेकर यह प्रदर्शनी लगाया गया था। आज भारत के विभाजन विभीषिका पर आधारित 12 दिवसीय, हम लोग तो 8 दिन के लिए सोचे थे, लेकिन 12 दिवसीय, क्योंकि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, तो 12 दिवसीय हम लोग आज विभीषिका जो स्मृति थी उसके लेकर प्रदर्शनी लगाए थे, उसका आज समापन किए हैं। इस मौके पर आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा और डॉक्टर रमेश केजरीवाल, पर्यावरणविद सुरेश कुमार गुप्ता जी, इन लोगों ने आए थे। उद्देश्य रहा इसका? उद्देश्य ये रहा कि लोग कहते हैं कि विभीषिका को जो दर्द हमें दे उसको भुलाना चाहिए, लेकिन हमारा यह लगाने का उद्देश्य यह था कि जो दर्द हमें जागरूक करे उसको दिखाने। और क्योंकि विभीषिका में ऐसी रही कि कम से कम लगभग लगता है डाटा, सरकारी डाटा के हिसाब से 5 लाख लोगों को घर बेघर हो गए, 50 लाख महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अपहरण करके उनका बलात्कार, और ये बहुत सारी घटनाएं घटी। और लगभग
1.5 करोड़ लोग ऐसे रहे जो आज भी रिफ्यूजी की ज़िंदगी शरणागत जीकर जी रहे हैं, जो दूसरे देश से आए और विभिन्न। यह एक दिनों का नहीं था, यह जब डायरेक्ट एक्शन प्लान की जब घोषणा हुई थी उस समय की थी। तो इसी को लेकर स्मृतियाँ रहे और इससे प्रेरणा ले। कोई फिर ये ना कहे कि देश का बंटवारा होगा तो हमारे लाश पर होगा। इस बात को सुनकर हम इंतज़ार करते रहे कि बंटवारा नहीं होगा। एक समय ऐसा आता है कि बंटवारा की कहानी सुनते हैं और इतने लोगों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती है। तो हमें जागरूक रहना है और सचेत रहना है, ऐसी घटनाएं फिर ना हो, यह मानस पटल पर लोगों को आए, इसलिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। ये देखिए, भारत का विभाजन विभीषिका की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये हम लोगों ने 2 साल पहले ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश आया कि भाई पूरे भारतवर्ष में इस तरीके की प्रदर्शनी को जो है वो लोगों के बीच में जा कर के लगाना चाहिए। संजोग ऐसा हुआ कि उस समय का इलाहाबाद बैंक, जो अब इंडियन बैंक हो गया, तो उनके द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया गया था और संजोगवश मुझको उसमें बुलाया गया था उस प्रदर्शनी के लोकार्पण के लिए। तो वहाँ जाने के बाद मैं इतना अधिक प्रभावित हुआ कि मैं इसकी चर्चा उसके बाद लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म से करता रहा कि यह हमारे जो नई पीढ़ी है उसको यह जानने की ज़रूरत है कि यह जो हमको जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी कितनी कठिनाई से, कितनी संघर्ष से और कितने बलिदान के बाद मिली है। आप सोचिए, 14 अगस्त तक जो है भारत और पाकिस्तान जो और तीसरा आज जो नया देश बांग्लादेश बन गया, वो एक ही भूमि का टुकड़ा था, एक ही देश था, एक ही देश के हम लोग सभी लोग वासी थे। और 24 घंटे के अंदर में ही हमारे देश का बंटवारा हो गया और बंटवारा हो जाने के बाद जो हिस्सा हमारे भारत से अलग हट करके पाकिस्तान बना उस समय का, और उस पाकिस्तान में जिस निर्दयतापूर्ण ढंग से वहाँ के हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण जो किया गया काम, वहाँ हमारी माताओं को, बहनों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, और हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे वहाँ से माने लोगों की लाशें जो हैं वो ट्रेनों पर लद करके भारत में आई। उस विभीषिका को आज के जनरेशन को, आज की पीढ़ी को कम से कम यह जानकारी तो होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।